चलो तो देखो, आज का हमारा टॉपिक उसी के कंटिन्यूएशन में रहेगा। ठीक है, हमने लास्ट डायरेक्टिंग के 3 एलिमेंट्स खत्म कर लिए थे। ठीक है, लास्ट क्लास में सुपरविजन, लीडरशिप एंड हमारा मोटिवेशन खत्म हो गया था। लास्ट एलिमेंट मैंने आपको बोला था आज कराने के लिए। तो आज हम देखने वाले हैं कम्युनिकेशन। अब देखो, कम्युनिकेशन को अगर मैं बोलूं तो सबसे पहले कम्युनिकेशन होता कैसे है, कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है, उसका फ्लो किस तरीके का होता है। तो अगर मैं इसको ब्रीफ करने की बात करूं तो सबसे पहले देखो क्या होता है। एक इंसान के पास कोई आइडिया आता है, कोई इंफॉर्मेशन आता है उसके दिमाग में। ठीक है, जिसके दिमाग में ये आइडिया या इंफॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है, उसको कहते हैं सेंडर। ठीक है, और सेंडर क्या करेगा, सेंडर ना इस आइडिया को एक मैसेज में बदलेगा। मैसेज में मतलब, कहने का मतलब, इस आइडिया को किसी को बताना है तो कोई एक तरीका होगा उसको डिजाइन करना, कि मतलब क्या क्या बात है और कैसे बोलनी है मुझे, या कैसे लिखनी है मुझे, बताना किस तरीके से, उसका डिजाइनिंग करना, एक स्ट्रक्चरिंग कर लेना। तो अपने आइडिया और थॉट्स को, इंफॉर्मेशन को एक स्ट्रक्चर दे देना इज कॉल्ड मैसेज। फिर क्या करेगा वो, मैसेज के बाद ना उस आइडिया को एनकोड कर देगा। ठीक है, एनकोड कहने का मतलब आप उसको कोडेड वे में बदल दोगे, एनक्रिप्ट कर दोगे। ठीक है, तो एनक्रिप्ट करने का मतलब आप एक ऐसा तरीका लगाओगे जिससे कि आप वो आइडिया जिस इंसान को बताना चाहते हो बस वही इंसान समझ पाए और दूसरे को ना समझ में आए। तो जैसे क्लास में आप लोगों को इशारे करने होते हैं, कुछ बात करनी होती है, तो आप वो तरीका लगाते हो जिससे टीचर पहचान ना जाए कि आप क्या बोल रहे हो। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एनकोडिंग। देन होता क्या है, आप अपने से एनकोडेड अपने मैसेज को रिसीवर तक तो पहुंचाना चाहते हो, लेकिन पहुंचाने के लिए आपको एक मीडिया की जरूरत पड़ेगी, कोई एक मीन्स की जरूरत, कोई एक मीडियम की जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, तो जो उसका पैसेज का वे होगा उसको कहते हैं मीडिया। देन जिस इंसान के पास वो मैसेज जाता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड रिसीवर। रिसीवर क्या करेगा, मैसेज मिलने पर वो उसको डिकोड करेगा, यानी वापस से उस ओरिजिनल मैसेज को डिक्रिप्ट कर लेगा और अंडरस्टैंड कर लेगा, समझ लेगा। और बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग वो क्या करेगा, फीडबैक दे देगा सेंडर को। तो पहले एक इंफॉर्मेशन होगा, सेंडर उसको मैसेज में बदल के एनकोड करके वाया मीडिया रिसीवर को भेजता है, रिसीवर उसे डिकोड करके, अंडरस्टैंड करके, बेसिस द अंडरस्टैंडिंग वो उसका फीडबैक देता है। इसलिए जरूरी है कि हम एनकोडिंग डिकोडिंग इस तरीके से करें कि भैया जो हम समझाना चाहते थे वो वही समझे, क्योंकि जैसा वो समझेगा उस हिसाब से उसका फीडबैक आएगा। तो ये बहुत जरूरी है। अब होता क्या है, इन सारे प्रोसेस के बीच कुछ दिक्कत आ सकती है। इस प्रोसेस में कहीं ब्रेकेज हो सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है। मैं यहां पर यूजुअली, जहां पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होने का चांस है, मैं इसको यहां पर मैंने बनाया, मान लो इसको कहते हैं नॉइस। याद रखना, कोई तरीके की प्रॉब्लम को हम कहते हैं नॉइस। ठीक है, तो नॉइस वर्ड का सिंपल सा मीनिंग हो गया कि अगर हमारे कम्युनिकेशन के प्रोसेस में कोई भी तरीके की प्रॉब्लम आती है, ठीक है, हिंड्रेंस आता है, ठीक है, ऑब्स्टेकल आता है, दैट इज कॉल्ड बैरियर या नॉइस या प्रॉब्लम या हिंड्रेंस टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो मैंने यही चीज आपको यहाँ पर समझाई है। एनीथिंग, ठीक है, कोई भी चीज जिससे क्या हो, एनीथिंग जिससे प्रॉब्लम हो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, हमारी कम्युनिकेशन को खराब करते कोई भी ऐसी चीज, तो उस चीज को हम नॉइस बोलते हैं। तो याद रखना, नॉइस वर्ड यहाँ पर आप, हल्ला होने पे वही होता है ना यार, सुनाई नहीं देता, हम समझ नहीं पाते, तो सेम उस सेंस में यहाँ पर लगाया गया है। तो नॉइस का मतलब है कि कोई भी तरीके का बैरियर। और आपका अब आगे का पूरा टॉपिक ना इन्हीं बैरियर्स को समझाने की कोशिश में लगेगा, कि भाई ये बैरियर कैसे कैसे हो सकते हैं, क्यों आते हैं, क्या इसका इम्पैक्ट होगा हमारी कम्युनिकेशन पर। तो अब हम इन बैरियर्स को समझने जाएंगे। ठीक है, बट बिफोर टू दैट,
हमें कुछ नॉर्मल सा है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कम्युनिकेशन कैसे होता है और कम्युनिकेशन में क्या क्या चीजें होती हैं। अब हम ये जान रहे हैं कि कम्युनिकेशन कितने तरीके के होंगे और कम्युनिकेशन के फीचर्स क्या क्या हैं। तो जो फीचर्स है ना, मैं आपको बोलूंगा आप रीड कर लेना, क्योंकि जब मैं टाइप्स और बाकी चीजों का डिटेलिंग करूंगा तो उसके फीचर्स उसी में बहुत आसानी से कवर हो जाते हैं। और कम्युनिकेशन का फीचर एज सच बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। तो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन देखो, दो तरीके की कम्युनिकेशन होती है। दो तरीके का जैसे ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। हमारे बीच अभी जो कम्युनिकेशन हो रहा है दैट इज फॉर्मल। दोस्तों के बीच जब बातें होती दैट इज इनफॉर्मल। फैमिली से जब बात हो रही दैट इज इनफॉर्मल काइंड। या वर्क रिलेटेड जब हम बात करते हैं दैट इज फॉर्मल। तो जिस कम्युनिकेशन में स्केलर चेन हो, यानी टॉप मिडिल लोअर का, बॉस सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशन क्रिएटेड हो, जो वर्क ओरिएंटेड हो, सेम फॉर्मल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का ही डिफरेंस है। और इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये भी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर से होता है ओरिजिनेट। फॉर्मली हम किस तरीके से किससे कब बात क्या कितना बात कर सकते हैं। वेरएस इनफॉर्मल इज ग्रेप वाइन नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन, यानी इसमें कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता। ये सेटिस्फैक्शन ओरिएंटेड होता है। ये इमर्ज होता है स्पॉन्टेनियसली फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो फॉर्मल से इसका अपने से धीरे धीरे चीजें इनफॉर्मल तक आती हैं। तो ये सेम टू सेम फॉर्मल एंड इनफॉर्मल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के हिसाब से ही है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन दो तरीके के जो थे ना हमारे, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, उन्हीं के हिसाब से ये भी चलता है कम्युनिकेशन का। तो ये दो तरीके के कम्युनिकेशन है। इससे भी ज्यादा, ये तो चलो उतना मतलब थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन, और जैसे मैंने मोटिवेटर के टाइप्स में बोला था, इस चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, मार्क्स वाइज भी और कंसेप्ट वाइज भी। वैसा दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डायरेक्टिंग में है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। इससे भर भर के केस स्टडी आती है और यहाँ पर गलती बहुत होती है। तो बहुत ध्यान से सुनना। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर इसमें सॉरी टाइप्स ऑफ बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर चार तरीके के बैरियर्स को समझाया गया है आपके सिलेबस में। पहला बैरियर है सिमेंटिक बैरियर, दूसरा है साइकोलॉजिकल, तीसरा है पर्सनल, और चौथा है ऑर्गेनाइजेशनल। चार तरीके के बैरियर है आपके बुक में। अब ये चार बैरियर क्या होते हैं, तो इसके लिए मैं एक एक वर्ड को तोड़ रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। सिमेंटिक बैरियर जब भी आए ना, सिमेंटिक वर्ड का मतलब ही है सिंपल सा, वर्ड मीनिंग या कोडिंग डिकोडिंग में जो दिक्कतें होती है उनको कहते हैं सिमेंटिक। ठीक है, तो सिमेंटिक वर्ड का मतलब होता है वर्ड मीनिंग रिलेटेड। ठीक है, तो वर्ड मीनिंग रिलेटेड कोडिंग डिकोडिंग से जुड़ा जो जो गलतियां, जो जो प्रॉब्लम, जो जो नॉइस, जो जो हिंड्रेंस अराइज होंगी, उनको कहते हैं सिमेंटिक बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर यानी ऐसे बैरियर जो इंसान के स्टेट ऑफ माइंड के वजह से आ रहे हैं, यानी कि या तो वो इंसान ओवर स्टेटेड दिमाग में है, यानी ओवर कॉन्फिडेंट है, या अंडर स्टेटेड है, कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही नहीं है, या डर है, या कमजोर है अभी वो साइकोलॉजिकली, यानी यहाँ पे ये मेंटल स्टेटस की बात कर रहा है। तो स्टेट ऑफ माइंड के हिसाब से जो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है उनको कहते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर। अभी हम इनको डिटेल में देखेंगे क्या क्या प्रॉब्लम होती है। थर्ड है पर्सनल। पर्सनल यानी यहाँ दो ही पर्सन है, एक सेंडर है, एक रिसीवर है, या बोथ कह लो। यानी कि अगर सेंडर की किसी पर्सनल प्रॉब्लम के वजह से कुछ इशू हो रहा है कम्युनिकेशन में, या रिसीवर के किसी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है, या दोनों की अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं ढंग से, तो उसको कहते हैं पर्सनल बैरियर। लास्ट है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। के अंदर ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है, जो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है, जो ऑर्गेनाइजेशन में फैसिलिटी है, इसके वजह से कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर, पॉलिसी या फैसिलिटीज के वजह से कम्युनिकेट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। तो चार तरीके के हमारे बैरियर हैं। ठीक है, अब
इन चारों का मैं आप लोगों को ये डिटेलिंग में आपको बताता हूँ, लेकिन उस डिटेलिंग के लिए मुझे बस बता दो, क्या आपके सिलेबस में इस बार सिमेंटिक बैरियर, साइकोलॉजिकल, पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल का डिटेल है या नहीं है? हाँ जी। एक दो एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। जैसे एक वर्ड है सिमेंटिक के अंदर, टेक्निकल जार्गन। ये सब पढ़ा है आपने? आपके सिलेबस में है क्या ये? अमन, राजवीर? यस सर। सर सिमेंटिक के अंदर है बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज और सिंबल्स। हाँ, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। मैं वही पूछ रहा हूँ, क्या वो आप लोगों को पढ़ाया गया है, आपके सिलेबस के काउंट में है या नहीं है? फिर हम डिटेल में चलेंगे फिर। या अभी आप लोग क्लियर नहीं हो, पता नहीं है इस चीज का कि है भी या नहीं है? सर पढ़ाया गया है। पढ़ाया गया है, राइट। चलो, तो अब हम एक काम करने जा रहे हैं। एक एक बैरियर के बारे में हम डिटेल करेंगे, ठीक है, कि कौन कौन से बैरियर हमारे हैं। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, एक एक बैरियर को मैं यहां से उठाता हूं आपके लिए। अब देखो, ये मेरी वाली बनाई हुई जो बुक है, मैं उसको उठा रहा हूँ, ठीक है। और इस डायरेक्टिंग चैप्टर के अंदर ये सब का, अगर मैं ना एक काम करूंगा, ये बुक आपको भेज दूंगा, आप सबको भेज दूंगा, मतलब ग्रुप में। इसके अंदर क्या लिखना है, कितना लिखना है, कैसे लिखना है, हर एक चीज ना पहले से ही एकदम बनाई हुई है। व्हाट बोर्ड वांट्स एग्जैक्ट उतना ही लिखा है, और वही लिखा है जो बोर्ड एकदम अच्छे से मान जाता है। बहुत ज्यादा नहीं लिखा है, बहुत कम नहीं लिखा है, ठीक है। हर एक तरीके के केस स्टडी को क्रैक करने का इसमें जुगाड़ है। इसमें हर एक तरीके के एमसीक्यू को क्रैक करने का जुगाड़ है। इतना वास्ट इसको बना दिया है, बस इसलिए कट टू कट पॉइंट्स पे है। अब देखो, मैंने बैरियर्स के अंदर चार कैटेगरी तो आपको बता दी है, ठीक। उसके बैरियर के मीनिंग वीनिंग सब लिख दिया है। पहला है सिमेंटिक बैरियर। मैंने यही बताया कि अगर कोडिंग डिकोडिंग के प्रोसेस में या वर्ड मीनिंग के प्रोसेस के वजह से, यानी वर्ड मीनिंग के समझने के हिसाब से, अगर कोई प्रॉब्लम इन दोनों रीजन से हो रही है, इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ सिमेंटिक बैरियर। जैसे सबसे पहला, बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज कहने का सिंपल मतलब है कि भाई आपने क्या किया, वोकेबलरी जो है ना, आपने जो वर्ड यूज किए हैं वो इनएडिक्वेट, प्रॉपर सफिशिएंट वर्ड्स का यूज नहीं किया है, या एक तो कम वर्ड यूज किए, या तो गलत वर्ड यूज कर दिया है, ठीक है। या कुछ नेसेसरी जो वर्ड था उसको ओमिट कर दिया है। तो अगर वर्ड मीनिंग रिलेटेड कोई भी दिक्कत आएगी, तो उसको हम कहते हैं सिमेंटिक बैरियर। और उसके अंदर पहली कैटेगरी हो गई बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, यानी आपने मैसेज को एक्सप्रेशन में खराब कर दिया, सही वर्ड ना लगा के, कम वर्ड लगा के, गलत वर्ड लगा के, ठीक है। ये सारी दिक्कतें जो कर रहे हो, वो बैडली एक्सप्रेस मैसेज कहलाता है। नेक्स्ट है सिंबल्स विथ डिफरेंट मीनिंग, ठीक है। सिंबल्स विथ डिफरेंट मीनिंग यानी कि आप बात कर रहे थे सिंबल के थ्रू, और आपने ऐसे सिंबल का यूज किया जिसका दो मीनिंग हो सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, दो बिल्डर्स हैं, ठीक है। दो बिल्डिंग्स बन रही हैं, दोनों अपने अपने रिस्पेक्टिव बिल्डिंग के छत पे हैं, ठीक है। एंड उनके बीच थोड़ा बात बहस तो होती है, कभी हुई हुई, ठीक है, उतना नहीं बनता इनका। बट हुआ क्या कि आपने क्या किया, सामने वाले को नीचे बुलाना था, वो दूसरी बिल्डिंग पे है, आवाज वहां तक पहुंच नहीं सकती, तो आपने नीचे बुलाने के लिए क्या किया, जैसे हम किसी को लूजर दिखाते हैं तो हम क्या करते हैं, थम्स डाउन कर देते हैं। तो हमने क्या किया, हमने ऐसे थम्स डाउन का उसको इशारा कर दिया। अब जब हमने थम्स डाउन का इशारा किया, तो हमारा सेंस था कि यार नीचे आने के लिए हम उसको ऐसे सिग्नल दिखा रहे थे, उसको लगा कि यार ये चिढ़ा रहा है मुझे। तो अब वो चिढ़ाने का रिप्लाई उल्टा कर देगा, या
रिएक्ट बहुत भयानक कर सकता है। तो इसको हम कहते हैं ना कि हमने क्या किया, अपने कम्युनिकेशन के वक्त ना कुछ साइन सिंबल्स का यूज किया, जिसको लोगों ने गलत समझ लिया, जिसका डिफरेंट मीनिंग या डिफरेंटली समझ लिया। ठीक है, तो या तो उन्होंने समझ गलत लिया उस सिंबल को, या तो हमने सिंबल जो यूज किया उसके कई सेंस अलग से बन रहे हैं। तो इसको कहते हैं सिंबल्स विथ डिफरेंट मीनिंग। तो सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग ऑल्सो सिमेंटिक, यानी ये भी कोडिंग डिकोडिंग से जुड़ी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है फॉल्टी ट्रांसलेशन, यानी डिकोडिंग में एरर कर दिया। डिकोड हमने गलत तरीके से ट्रांसलेट कर लिया, तो भाई गलत हमारा अंडरस्टैंडेबिलिटी होगा और फीडबैक भी गलत चला जाएगा। तो जब ट्रांसलेशन रिलेटेड गलती होगी, तब हमारा फॉल्टी ट्रांसलेशन वर्ड का यूज होगा। नेक्स्ट है अनक्लैरिफाइड अजम्पशन। कई बार ना हम पहले से ही कुछ चीजें अज्यूम करके रखते हैं कि ये तो आगे ऐसा ही होगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं कि जब आपको कोई एक चैप्टर पढ़ा दिया जाता है, और जब दूसरी बार दूसरा टीचर या वही टीचर पढ़ाने की कोशिश करता है, यू जस्ट थिंक यार ये पक्का वही तो पढ़ाएंगे, सेम रहेगा, कुछ नया नहीं मिलेगा। यू थिंक इट लाइक दैट, आप अज्यूम करके बैठ जाते हो। और कई बार उस चक्कर में क्या होता है, कुछ अच्छा कुछ नया अगर वो चीज इंसान ने बताया, आप मिस कर जाते हो। तो उससे भी कम्युनिकेशन में लैग हो गया, इफेक्टिव नहीं रह गया वो। तो अनक्लैरिफाइड अजम्पशन का मतलब है कि अगर पहले से आप किसी चीज का अजम्पशन बनाकर रख लेते हो, तो आप पहले ही से उसको गलत इंटरप्रेट कर जाते हो। या तो हमारा किसी इंसान को लेकर हमारा परसेप्शन इतना खराब रहता है कि यार ये इंसान कभी ढंग का बात कर ही नहीं सकता, गलती से उसने ढंग की बात कर भी दी ना, विल नेग्लेक्ट इट, विल नॉट पे अटेंशन टू इट, क्योंकि हमारे दिमाग में उसके लिए एक परसेप्शन क्रिएटेड है। तो अनक्लैरिफाइड अजम्पशन, किसी चीज को लेकर पहले ही से कुछ अनुमान लगा लेना कि ये तो ऐसा ही होगा। अब नेक्स्ट है टेक्निकल जार्गन। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत पूछे जाने वाला है। जार्गन वर्ड का सीधा सीधा मतलब है टेक्निकल वर्ड्स का यूज कर देना। ठीक है, टेक्निकल वर्ड्स, जैसे आज हम जाएं और साइंस वाले बच्चों के सामने जाकर बोल दे डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, उनके दिमाग से गोज आउट सब हो जाएगा। तो वो डेबिट क्रेडिट बैलेंस शीट पीएल पीएल अप्रोप्रिएशन ये सब हम उनके सामने बोल दिए, ठीक है, तो उनका फ्यूज शुरू हो जाएगा, डेबिट क्रेडिट, दे डोंट नो इट। तो ये बोल रहा है क्या कि भाई ऐसे वर्ड्स जो सब्जेक्ट या फील्ड से जुड़े हैं, ठीक है, और वही समझ पाएगा उसको जो बिलोंग करता है उस फील्ड को, बाकी लोग के बस की नहीं है। तो उसको हम क्या देते हैं, टेक्निकल जार्गन्स। तो टेक्निकल वर्ड्स यानी टेक्निकल जार्गन्स है। टेक्निकल जार्गन का यूज करने से भी कई बार डिफिकल्टी आ जाती है। नेक्स्ट है बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर। बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर, अब ये क्या बोल रहा है कि भाई आपका बॉडी लैंग्वेज और आपका जो जेस्चर होना चाहिए ना, मैच होना चाहिए आपके वर्ड्स के साथ। ठीक है, कई बार लोगों का क्या होता है, बहुत लोगों को ये दिक्कत होगा, आप उनको वो पढ़ा रहे हैं या समझा रहे हैं और उनको बताना है कोई चीज लेफ्ट का, और उनका हाथ राइट वाला उठ रहा है। ठीक है, उनको बोलना है इस साइड जाना, और वो हाथ दूसरे साइड दिखा रहे हैं। किसी इंसान को होता है कि उससे पूछो और उसकी आदत है मुंडी हिलाकर बताने का, हाँ या ना में जवाब देने का, और वो मुंडी ऐसा हिला देगा कि आप समझ ही नहीं पाओगे यार हाँ बोल रहा है या ना बोल रहा है। तो बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर्स आपके मैच करने चाहिए आपके कम्युनिकेशन से। तो बॉडी लैंग्वेज का या जेस्चर्स का आपके कम्युनिकेशन से जब मैच नहीं खाता, एक्सप्रेस करते वक्त उल्टा सीधा हो जाता है, तो उससे भी कई बार लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है। तो ये 6 तरीके के सिमेंटिक बैरियर आपके बुक में हैं, और एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से याद रखने का। ठीक, और एग्जाम में आइडेंटिफाई करने के लिए अलग से आता है कि ऐसे नहीं बस पूछ लेगा कि कौन सा बैरियर है कि आप सिमेंटिक बोल दोगे, उसमें बोलेगा सिमेंटिक का कौन सा है। तो आपको इन हेडिंग्स का नाम याद होना चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दूसरा, साइकोलॉजिकल बैरियर। देखो साइकोलॉजिकल बैरियर अभी मैंने आपको बताया, किसी इंसान के इमोशनल फैक्टर या किसी इंसान के स्टेट ऑफ माइंड के हिसाब से, जैसे कि कई बार वो नर्वस है तो गलती कर जाता है, वरीड है, टायर्ड है, तो जब उसका दिमाग
सही ढंग से परफॉर्म नहीं कर रहा, या तो बहुत तेज हो गया है या बहुत ही कम हो गया है। जैसे बहुत तेज होने का एक एग्जांपल क्या, प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। प्री मैच्योर इवैल्यूएशन कहने का मतलब है हम इवैल्यूएट कर लेते हैं किसी चीज की, किसी मैसेज की मीनिंग बिफोर सेंडर कंप्लीट्स इट। मतलब अगर कोई वो लाइन ऐसा बोलना शुरू किया जिसकी शुरुआत की कुछ वर्ड्स फेमिलियर हैं उसके पहले किसी स्टेटमेंट से, या पहले उसने कभी बताया है, तो हम पहले ही से प्रज्यूम कर लेते हैं आगे तो यही लाइन होने वाली है, पहले ही हम उसको कंक्लूड कर देते हैं। तो इसको हमने क्या बोला, प्री मैच्योर इवैल्यूएशन है कि हम एक प्री कंसीव्ड नोशन या किसी इंसान की प्रेजुडिस के खिलाफ, मतलब के हिसाब से हम उसकी कम्युनिकेशन को इंटरप्रेट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इट इज जस्ट लाइक ऊपर वाला अगर देखोगे, क्योंकि अभी आप फंसोगे इसमें, देखो अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस भी ऑलमोस्ट ऐसा ही है। लास्ट में मैं आपको बता दूंगा दोनों में डिफरेंस क्या है, बट ये याद रखना, ठीक है। अभी आ गया प्री मेच्योर इवैल्यूएशन, ठीक है, कि हम किसी इंसान का कोई कंटेंट आधा शुरू होता है और हम समझ जाते हैं ये ऐसा ही होगा और हम फिर आगे अटेंशन छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ अटेंशन। ठीक है, लैक ऑफ अटेंशन तो आपको समझाने की जरूरत नहीं है, ये तो जिंदगी में भर भर के रहा है। ठीक है, कि जब रिसीवर या लिसनर जो भी है वो मैसेज पर ज्यादा फोकस नहीं करता, ठीक है, अटेंशन नहीं देता, तो वो उसका जब अटेंशन नहीं होता तो कम्युनिकेशन प्रॉपर हो नहीं पाती। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन वाला लॉस, या ये बहुत ज्यादा दिक्कत है सर। याद तो बहुत करता हूँ, पढ़ता तो बहुत हूँ, याद नहीं हो पाता, ठीक है ना, याद नहीं रहना, ठीक है, भूल जाना। तो ये जो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस जो हो जाती है ना, दैट इज पुअर रिटेंशन। ठीक, ये बचपन में होता था कि मम्मी चार सामान बोलती थे दुकान से लाने, हम पूरे उंगलियों पे गिनते गिनते जाते थे कि अच्छा ये लेना है। अल्टीमेटली वहां जाकर तीन याद आ जाता था और एक याद नहीं आता था। ठीक है, फिर हम वापस आते थे, फिर उसके बाद जानते ही हो, वापस से जाओ भाई लेके आओ, क्यों भूले। तो लॉस बाय ट्रांसमिशन, यानी जब ट्रांसफर हो रहा है मैसेज तब जा वो बीच में किसी रीजन से गायब हो जाए या खराब हो जाए या अधूरा हो जाए या हम भूल जाएं। ठीक है, तो ये सारी चीज के वजह से जो प्रॉब्लम आती है दैट इज लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन का केस। एंड डिस्ट्रस्ट, डिस्ट्रस्ट यानी कहने का सिंपल मतलब है कि भाई कम्युनिकेटर के और जो सेंडर और रिसीवर है उन दोनों को एक दूसरे पर भरोसा ही नहीं है, एक दूसरे की बात पर भरोसा ना होना, ठीक है, आपके दिमाग में उसकी इमेज अच्छा ना होना, ठीक है, तो उसके वजह से भी कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होती। तो ये चार तरीके की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं जिसकी वजह से हमारा कम्युनिकेशन सही ढंग से नहीं हो पाता। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर के अंदर में ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर या रूल्स रेगुलेशन या पॉलिसी या फैसिलिटीज, इसके चक्कर में कम्युनिकेशन खराब हो जाए। जैसे कि एग्जांपल, एक पॉलिसी है नो फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, यानी अगर इसको कह देते मान लो एक स्केलर चेन का पॉलिसी है कि भाई जो जैसा डिजाइंड है वो वैसा ही बात, उसी से बात उतना ही बात कर सकता है। इस वजह से कई बार हमारे पास कोई आइडिया, थॉट प्रोसेस कुछ रहता है हमारे दिमाग में, लेकिन हम किसी को कम्युनिकेट नहीं कर पाते बिकॉज आवर पॉलिसी डज नॉट अलाउ इट। तो वो हमारा एक ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है। रूल्स रेगुलेशन बहुत रिजिड होना, ठीक है, कि भाई कम्युनिकेशन का एक प्रेस्क्राइब्ड चैनल है, आपको डे टू डे चीजों में वही फॉलो करना है। तो कई बार कम्युनिकेशन में इस चक्कर में डिले हो जाती है, ऊपर वाली पॉलिसी में आप बात कर ही नहीं पाते, और रूल्स एंड रेगुलेशन में मतलब एक प्रेस्क्राइब्ड है तरीका, वैसे ही बात करना हो तो उसमें डिले हो जाता है, तो उस कम्युनिकेशन का रिलेवेंस खत्म हो जाता है। ठीक है, कर लेते हो बट सही टाइम पर नहीं कर पाते। नेक्स्ट है स्टेटस। ठीक है, स्टेटस के अंदर इसमें क्या है, साइकोलॉजिकल डिस्टेंस होता है, यानी कि जब सुपीरियर और सबऑर्डिनेट अपने अपने गैप्स को मेंटेन करना शुरू कर देते हैं, और दूसरा बात कि मैं बड़ा हूं, मैं थोड़ी उससे बात करूंगा ना, मैं जूनियर के पास जाऊं, वो वाला, तो वो वाला एक तरीके का ईगो क्लैश यहाँ पर आता है। ठीक है, तो
पोजीशन की वजह से वो क्लास बना दिया जाता है कि एक आप सुपीरियर हो या सबॉर्डिनेट है। तो ऑर्गेनाइजेशन के जो ये स्टेटस है उसके चक्कर में ये दिक्कत है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स होना, यानी कि बहुत सारे आपके पास मैनेजमेंट का लेवल है, ठीक है, और बहुत सारे फिल्टर पॉइंट्स हैं, मतलब बात करने से पहले आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ जाए। तो जब बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाता है ना, तो आपको समझ नहीं आता यार कि यार ये बात कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए, या कहनी चाहिए तो किस इंसान से कहनी चाहिए, इसके लिए सही अथॉरिटी कौन होगा बात करने के लिए। तो आप कई बार ना नहीं समझ पाते हो, तो आप कम्युनिकेट करना ही छोड़ देते हो कि यार कहीं गड़बड़ हो गई तो फंस जाएंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन का टू कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी कम्युनिकेशन को रोक देता है कई बार। नेक्स्ट है वही ऑर्गेनाइजेशन में सही ढंग की फैसिलिटी ना होना, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन की फैसिलिटी लाइक अगर फ्रीक्वेंट मीटिंग है, सजेशन बॉक्स है, कंप्लेंट बॉक्स है, कल्चरल गैदरिंग है, अगर ये है तो कर लोगे, लेकिन अगर दे आर नॉट प्रॉपर इन कंडीशन, तब तो नहीं हो पाएगा। तो आपकी मीटिंग जल्दी होती नहीं है, बरस बरस में हो रही है, तो आप अपनी कोई अच्छी मेजर बात नहीं कह पा रहे हो, क्योंकि वो चीज आप चाहते थे कि मीटिंग वीटिंग हो, बट मीटिंग हो रही है। सजेशन बॉक्स चाहते थे कि अगर सजेशन देना चाहते थे, बट कोई सजेशन बॉक्स वाला सिस्टम है नहीं, कंप्लेंट के लिए कोई बॉक्स है नहीं या जगह है नहीं। तो कई बार कम्युनिकेशन इस रीजन से भी खराब हो जाती है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन के फैसिलिटी ढंग की ना होने की वजह से भी दिक्कतें आ जाती हैं। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो दे विल फॉर्म पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, ठीक है। अब लास्ट है पर्सनल बैरियर। पर्सनल बैरियर में सिंपल सा बात है, पर्सनल फैक्टर, यानी चाहे सेंडर चाहे रिसीवर चाहे दोनों का पर्सनल फैक्टर में जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं बोलूं, ठीक है, पर्सनल फैक्टर में सबसे मेन फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी, फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी, ठीक है। फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी के अंदर में क्या है कि सबऑर्डिनेट ना कम्युनिकेट नहीं करता, क्योंकि वो सुपीरियर से डर रहा है। कुछ टीचर होते हैं ना बड़े ही स्ट्रिक्ट से होते हैं, उनसे बोलने से पहले हमें सोचना पड़ता है यार बोलूंगा तो क्या हो जाएगा। एंड अभी जब मैं ये बता रहा हूँ तो आप फील कर सक रहे हो, ठीक है। एक सेकंड ना। हम्म, तो फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी या सुपीरियर, ठीक है। तो सुपीरियर के डर से, मतलब पर्सनल लेवल पर आपका डर है उस इंसान को लेकर, तो भी आप नहीं बोल पाते। नेक्स्ट है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन हिज सबॉर्डिनेट। सेम जस्ट उल्टा, सुपीरियर आप पे भरोसा नहीं करता, इसलिए ना वो कोई इंफॉर्मेशन आप तक पास नहीं करता कि यार इस इंसान पे भरोसा नहीं किया जा सकता, इसको कुछ बताना सही नहीं है। तो वो वाला केस सेकंड वाला केस है अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, यानी कि जो चाहे वो सुपीरियर के साइड से ले लो चाहे वो ये सबॉर्डिनेट के साइड से ले लो, ही इज नॉट विलिंग टू कम्युनिकेट, उसका मन नहीं कर रहा, उसका अपना पर्सनल इशू है, वो उसका मन नहीं कर रहा, ठीक है। तो वो क्या करता है, सुपीरियर से वो सही फील नहीं करता या सुपीरियर भी सही नहीं फील करता, तो वो बताता नहीं है, उसका अभी इच्छा नहीं है बोलने का। और कई बार ये भी दिक्कत होती है लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव, मैं बोलूं ही क्यों, बोलने का फायदा क्या मिलेगा मुझे, बताने का से कुछ फायदा थोड़ी है। तो कोई तरीके का मोटिवेशन या इंसेंटिव ना देना भी कई बार सबॉर्डिनेट के अंदर इनिशिएटिव कम कर देता है बताने का बोलने का, ठीक है। तो ये सारी चीजें टाइप्स ऑफ बैरियर्स होती हैं, चार तरीके की कैटेगरी के अंदर ये बटी हुई है। चारों कैटेगरी में कुछ कुछ पॉइंट्स आपको थोड़े थोड़े सिमिलर लगेंगे और बहुत कोऑर्डिनेटेड लगेंगे कि यार ऑलमोस्ट वैसी ही बातें हैं। बस मैं इसीलिए आपको बताया कि सबसे पहले आपके केस स्टडी में आपको कैटेगरी बांटने दे देगा, ठीक है, कि कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा वाला है। तो सबसे पहले आप कैटेगरी के अंदर में ही
उन वर्ड्स का मीनिंग अलग है। जैसे अगर वो शुरू में ही बता रहा है कोडिंग डिकोडिंग वर्ड मीनिंग रिलेटेड दिक्कत है, एंड तब अजम्पशन वर्ड का यूज कर रहा है कि पहले की वजह से ऐसा हो रहा है, देन इट विल बी अनक्लैरिफाइड अजम्पशन। वेयर एज अगर वो स्टेट ऑफ माइंड के हिसाब से या इमोशनल फैक्टर के हिसाब से बता रहा, देन इट विल बी अ प्री मैच्योर इवेल्युएशन। ठीक, एंड लास्ट में देखो एक चीज, ऊपर वाले पॉइंट में एक वर्ड था ये, यहाँ देखना, ये डिस्ट्रस्ट। डिस्ट्रस्ट साइकोलॉजिकल एक तो पैरामीटर है, लेकिन यहां पर भी अगर आप देखोगे तो एक तरीके से वाला ही है, बट यहाँ पर वो बताएगा पर्सनल फैक्टर, सेंडर रिसीवर के बीच सही से चीजें ना होना, उनके बीच एक दूसरे के लिए सही परसेप्शंस ना होना, तो वो पर्सनल बैरियर के अंदर आएगा। तो ये कैटेगरी अगर आप पहले समझोगे, कैटेगरी की मीनिंग क्लियर रहेगी, तब आप सही एलिमेंट तक पहुंचोगे। हालांकि एग्जाम में ये वेग वाले पॉइंट बहुत रेयर पूछे जाते हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उन्हें आपको अलग से बताया कि बहुत ज्यादा पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, मैं वापस से उन पॉइंट्स, जैसे ये दोनों पॉइंट्स, ये भी एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। सिमेंटिक बैरियर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर। ठीक है, एंड इसके अंदर में एक ये पॉइंट है, इसके अंदर में एक ये इंपॉर्टेंट है, एक ये इंपॉर्टेंट है, फिर पर्सनल के अंदर में ये इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये पॉइंट्स को बहुत अच्छे से पढ़। अब पॉइंट है, मैं इसको बहुत डिटेल में आपको नहीं बोलूंगा, ये मैं आपको सिंपल सा बस जल्दी जल्दी इतना ही पॉइंट बता रहा हूँ। एग्जाम में अगर आया तो आप इसको अपने से एक्सप्लेन बिल्कुल कर सकते हो। ये बोल रहा है अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे बनाए, अपनी बातों को बहुत असरदार कैसे बनाए। तो सिंपल सा बात है यार, बचपन से ये सिखा रहे हैं, टीचर भी बोलते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि बोलने से पहले सोच लो कि बोलना क्या है। क्लैरिफाई द आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन। कई बार एक्सपर्ट ओपिनियन ले लो, यानी किसी से कंसल्ट कर लो अगर उस टॉपिक के बारे में कि यार जो मैंने लिखा है, जो सोच रहा हूँ, जो बोलना चाह रहा हूँ, क्या वो सही भी है। बी अवेयर दो तीन चीजों का, क्या लैंग्वेज यूज कर रहे हो, क्या टोन यूज कर रहे हो, और क्या कंटेंट डिलीवर कर रहे हो। ठीक है, आपको टोन लैंग्वेज अपना कमांड पर रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है वही कि यार वही चीज बताओ जो वैल्यूअर को सुनना पसंद हो। ठीक है, मतलब वो ऐसी प्रवचन ना दे दो, अभी हमें साइंस का लेक्चर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाने लग जाए, हमें क्या मतलब है यार, नहीं जानना है। तो वही बोला, कन्वे थिंग्स ऑफ हेल्प एंड वैल्यू टू लिसनर, जिसको लिसनर वैल्यू देता है या लिसनर के लिए वैल्यूएबल हो सकता है, तभी वो सुनेगा। ठीक, हमेशा फीडबैक ले लो बोलने के बाद कि भाई समझ में आया या नहीं, इसीलिए 10 बार आपसे पूछता हूँ कि भाई बता दो। बी अ गुड लिसनर, वो बचपन से है ना, गुड लिसनर कैन बी अ गुड स्पीकर। तो अच्छे से सुनोगे समझोगे तब तो अच्छा कुछ क्वेश्चन पूछोगे या अच्छा कुछ पॉइंट लाओगे। ठीक है, नेक्स्ट है वही, ऐसा कम्युनिकेट करो कि आज की कही बात कल को आपको ही दिक्कत ना कर जाए। ऐसे झूठे वादे मत कर दो, ऐसे झूठे चीजें ना बोल दो कि बाद में आप ही के लिए ट्रबलसम वो गेम हो जाए। तो इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन का इफेक्टिवनेस के लिए ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ बातें हैं, अगर आप इसको मानोगे समझोगे तो आपका कम्युनिकेशन हमेशा अच्छा रहेगा, इफेक्टिव रहेगा। इतनी चीजें समझ में आ गई अमन, राजवीर, इतने पॉइंट्स क्लियर हुए। यस हाँ सर। जी सर। ठीक है, अब एक चीज देखो, यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि दो तरीके कम्युनिकेशन है। आप मुझे बस इसका बता दो, क्या आप में ये डिटेल्स हैं सिलेबस में, फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर के टाइप्स, नहीं लाइक सर। सिंगल चेन, व्हील, सर्कुलर, फ्री फ्लो, इन्वर्टेड वी, ये सब है? है सर, है। है, ये सारे टाइप्स हैं, डिटेल किए गए हैं। फॉर्मल में सिंगल चैन, व्हील, सर्कुलर, फ्री फ्लो और इन्वर्टेड है बस। ओके, एंड इनफॉर्मल का? इनफॉर्मल में नहीं। चलो, मैं बहुत ध्यान से
सुनना, मैं कुछ चीजें आपको बताने जा रहा हूँ। ये सिंपल सा गेम है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाला चीज नहीं। मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि अगर फॉर्मली बात करना है हमें, ठीक है, यानी उसका एक फिक्स पैटर्न होगा, सिंपल बात। अब वो फिक्स पैटर्न ना भी हो सकता है, यानी कि वो फिक्स पैटर्न वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। ठीक है, अब कैसे कैसे, जैसे एक एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ। भाई ये है सुपीरियर, ये अपने सबऑर्डिनेट से बात कर रहा है, ठीक है, ये सुपीरियर है, ये अपने सबऑर्डिनेट से बात कर रहा है। ये होता है सिंगल चेन। सिंगल चेन कहने का मतलब, जब एक इंसान, एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट से बात कर रहा है, दैट इज कॉल्ड सिंगल चेन, वन टू वन। ठीक है। व्हील के अंदर में क्या है, सिंपल सा है। सुपीरियर तो एक है, सेंटर पॉइंट में सुपीरियर बैठा है, सिंपल बात। ये है सुपीरियर, इधर इधर सारे जो है ना, ये है सबऑर्डिनेट, और सब इससे बात कर सकते हैं और ये सबसे बात कर सकता है। ये सेंटर पॉइंट है, बाकी सबऑर्डिनेट इधर उधर हैं। ठीक, तो सबऑर्डिनेट आपस में नहीं बात कर रहे हैं, वो आ रहे हैं अपने सुपीरियर से, तो एक सुपीरियर रहेगा, बाकी सब सबऑर्डिनेट रहेंगे, और वो हब बनेगा, एक व्हील का हब, यानी वही जो बीच का सेंटर पॉइंट बनेगा वो। तो यहां पर कैसे होगा, एक सुपीरियर, मेनी सबऑर्डिनेट, all subordinate will talk to superior directly and superior will talk to other subordinates directly, but subordinate to subordinate बात नहीं होगी। ठीक है। देन है व्हील के बाद सर्कुलर। अब ध्यान से सुनना, यहां पर सर्कुलर अगर मैं बात करूं तो सर्कुलर में एक और एक्स्ट्रा फीचर इसी के अंदर जोड़ दे रहा है। क्या कर रहा है कि ये तो है, ऐसे रुक जाओ, मैं ये कर देता हूं। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, इस तरीके से ये आपका ये जो सर्कल बनता है। तो इसमें क्या बोल रहा है इसने, कि हर एक इंसान कम्युनिकेट विथ हिज एडजॉइनिंग टू पर्सन, यानी कि अगर मैं ए की बात करूं, बी सी डी ई एफ, हर एक इंसान आप देखोगे दो ही इंसान से बात कर सकता है जो उससे जुड़े हैं। यानी ए कैन टॉक टू बी एंड एफ, ई कैन टॉक टू एफ एंड डी, सी कैन टॉक टू बी एंड डी। तो आप अपने एडजॉइनिंग दो लोगों से बात कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर। इसमें हब नहीं होता बीच में, ठीक है, इसमें सर्कल रहता है। नेक्स्ट है फ्री फ्लो। फ्री फ्लो के अंदर में क्या है, इसमें फ्री फ्लो वर्ड से ये मत कर लेना कि एवरी वन कैन टॉक टू एनी वन, ऐसा नहीं बोल रहा है। ठीक है, आप सब सबसे बात कर सकते हैं, लेकिन उसका एक फिक्स पैटर्न होगा। अब फिक्स पैटर्न कैसे होगा, तो ये क्या बोल रहा है, ये अब जैसे यहां पर इन्हीं पॉइंट्स को करें हम क्रिस क्रॉस, मतलब सबका सबसे लिंकेज मार दे, सबका सबसे लिंकेज मार दे, बट एक पैटर्न रहेगा, वो फिक्स्ड बने रहेगा। सब लोग सबसे बात कर सकते, क्रिस क्रॉस, सब एक दूसरे से अटैच्ड हैं, बट उसके अंदर सिंपल सा बात है, पैटर्न फिक्स है। ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे नहीं घूम के ऐसे कोई बात कर लेगा किसी से। ठीक है, उसका कनेक्शन पॉइंट एकदम सिंपल है, लेकिन सब लोग सबसे कनेक्टेड रहेंगे, सब लोग सबसे कनेक्टेड रहेंगे। बट यहां पर सिंपल सा क्या है कि फ्री फ्लो होगा कम्युनिकेशन का, ठीक है, यानी कि आप सबसे ज्वाइन रहोगे। इनवर्टेड वी के अंदर में क्या है, इसमें यहां पर कम्युनिकेट विथ, अब ये क्या बोल रहा है, हर एक जो सबऑर्डिनेट होगा इज अलाउड टू कम्युनिकेट विथ हिज इमीडिएट सुपीरियर एज वेल एज इमीडिएट, ये एज वेल एज हिज इमीडिएट सुपीरियर एंड सुपीरियर सुपीरियर। तो ये क्या बोल रहा है कि वन टू वन, मतलब आप एक लेवल पर तो हो, आप एक लेवल और ऊपर तक जा सकते हो। ठीक है, तो दो लेवल तक आपका डबल इफेक्ट, मतलब दो लेवल तक का आपका कम्युनिकेशन का पावर रहेगा। तो ये कुछ तरीके हैं आपके फॉर्मल के। इनफॉर्मल के अंदर में मैं बताऊं तो ये मतलब बहुत ज्यादा इसमें मैं डिटेल नहीं बोल रहा हूं, मैं एक बता रहा हूँ, सिंगल स्ट्रैंड। सिंगल स्ट्रैंड कहने का मतलब है एक सीक्वेंस में आप किसी से भी बात कर सकते हो, ठीक है, इसमें कोई फिक्स पर्सन नहीं होगा। ईच एंड एवरी पर्सन कम्युनिकेट्स टू अदर इन सीक्वेंस, बस इतनी सी बात है कि आप किसी से भी बात कर सकते हो, लेकिन उसी लाइन में बात करोगे, मतलब उसी लेवल में बात करोगे। गॉसिप नेटवर्क तो अब यार, गॉसिप का कोई बेसिस नहीं होता, जिससे बनी उससे गॉसिप कर लिया, इसका कोई फिक्स पैटर्न, पूरे इनफॉर्मल में फिक्स पैटर्न अलग से नहीं होता। प्रोबेबिलिटी यानी वही सेम है, रैंडम। आप कभी भी किसी भी एक इंसान से बात करते हो, दैट इज प्रोबेबिलिटी। एंड क्लस्टर इज लाइक हेल, कोई किसी से भी बात, कभी भी बात जो आप कर
रहे हो, क्लास में कर लेते हो, दोस्तों में कर लेते हो, कहीं भी कर लेते हो, दैट इज योर क्लस्टर फॉर्म। ठीक है, तो इसके कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं होते, बहुत डिटेल आपके में है नहीं वैसे। एग्जाम में इट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। और मुझे जो जहां तक पता है एज पर बोर्ड ये इम्पोर्टेंट ही नहीं होगा, ठीक है, ऑलमोस्ट, क्योंकि बहुत पहले हटा भी दिया गया था। ठीक है, बट कुछ बुक्स में है, कुछ राइटर्स में है, तो एक सेंस आपको बस पता होना चाहिए हल्के लाइटर नोट पे। तो ये हो गया हमारा डायरेक्टिंग का चैप्टर पूरी तरीके से यहाँ पर खत्म। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डायरेक्टिंग चैप्टर तो खत्म कर लिया। मुझे बस दो चार इसके क्वेश्चंस आपको दिखाने हैं कि भैया डायरेक्टिंग चैप्टर का हमने जो सॉल्व किया था उसके केस स्टडी के ऊपर कुछ कुछ देख लेते हैं। ये कौन सा चैप्टर आ गया, कंट्रोलिंग का आ गया है तो। हाँ, तो अब डायरेक्टिंग चैप्टर के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इधर का तो हमने कुछ कुछ सॉल्व भी किया है गेस, या नहीं। हाँ, ये देखो, अच्छा ये इसको इसको हमने किया था, थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ है एक क्वेश्चन। हाँ, ये देखो क्या बोल रहा है। स्निग्धा है, प्रोडक्शन मैनेजर है। सार्थक मार्केटिंग मैनेजर है। कंपनी नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स विथ ईच अदर, ठीक है, इनका उतना बातचीत है नहीं। बिकॉज ऑफ दैट दे डू नॉट ट्रांसफर कंप्लीट इंफॉर्मेशन, इनके बीच उतना बातचीत बोलबाल नहीं है। इस रीजन से ये आपस में डेटा इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज नहीं करते, ट्रांसफर नहीं करते। अब ये बोल रहा है आइडेंटिफाई एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, पहले तो एलिमेंट बताओगे विच बिकम्स इनइफेक्टिव ड्यू टू दिस बिहेवियर। और फिर ये बोल रहा है एक्सप्लेन द फैक्टर विच लेड टू सच बिहेवियर। बताना जरा। एलिमेंट का आंसर तो चार ही होगा, आपको पता है, एलिमेंट या तो सुपरविजन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, मोटिवेशन। हाँ, बताना। सर ये डिस नहीं नहीं, पहले इन इन एलिमेंट में एलिमेंट मुझे बता दो कम्युनिकेशन। कौन सा एलिमेंट। ये तो ठीक है, ये तो कम्युनिकेशन हो गया। ये मतलब एंड वो है, साइकोलॉजिकल बैरियर है, डिस्ट्रस्ट है, दोनों को एक दूसरे पे वेरी गुड, ये हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर है। और इन दोनों का आपस में टॉकिंग टर्म्स है ही नहीं, तो दिस इज पार्ट ऑफ डिस्ट्रस्ट। ठीक है, इन दोनों का आपस में नहीं बन रहा क्योंकि। ओके, तो ये हमारा कम्युनिकेशन का एलिमेंट हो गया, ये साइकोलॉजिकल बैरियर में डिस्ट्रस्ट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है, ये देखो, हुमा वर्किंग इन अ कंपनी, परमानेंट बेसिस पे काम करती है। ध्यान से सुनना, ये अच्छा क्वेश्चन है। परमानेंट बेसिस पे ये काम करती है कंपनी में। एज पर जॉब एग्रीमेंट शी हैड टू वर्क फॉर 8 आवर्स अ डे, 8 घंटे का काम होगा, एंड वॉज फ्री टू वर्क ओवर टाइम, ओवर टाइम करना चाहे तो करे। शी वर्कड ओवर टाइम ड्यू टू विच शी फेल इल एंड हैड टू टेक लीव फ्रॉम हर वर्क। अब तबीयत खराब हो गई। नो वन शोड कंसर्न्ड एंड इंक्वायर्ड अबाउट हर हेल्थ, कोई उसको कॉल तक नहीं किया, मैसेज तक नहीं किया। शी रियलाइज्ड दैट शी was fulfilling only some of her needs while some other needs still remain to be fulfilled। अब बोल रहा है आपसे क्वेश्चन में लाइंस को कोट करके मुझे बताओ कौन सी नीड फुलफिल हो चुकी है। बताओ भाई, कौन सी नीड फुलफिल हो चुकी है इसमें। होमा की कौन कौन सी नीड्स फुलफिल हो चुकी हैं। नीड्स की कैटेगरी अगर आपको ना याद हो तो मैं वापस से बोल दूं। बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स होगी, इसके ऊपर सिक्योरिटी की नीड होगी, देन बिलोंगिंगनेस का नीड होगा, देन एस्टीम का नीड होगा, ठीक है, एंड देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का होगा। बताओ इसकी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी हो गई हैं और कौन सी अभी बाकी हैं। सर सेफ्टी नीड तो पूरी हो गई है, क्योंकि परमानेंट
बेसिस पे जॉब है। वेरी गुड। और मैंने एक assumption में एक लाइन बताया था कि आप ऊपर की नीड तब तक फुलफिल कर ही नहीं सकते जब तक नीचे की बाय डिफॉल्ट हुई ना हो। तो बेसिक। एग्जैक्टली exactly. तो ये बेसिक तो हो ही गई है, तभी वो सिक्योरिटी नीड तक गई होगी, नहीं तो वो जाती ही नहीं। तो अगर ऊपर का नीड फुलफिल हुआ है तो बाय डिफॉल्ट वो नीचे की नीड्स फुलफिल रहेंगी। तो दो तो हमें दिख रहा है कि यार अच्छी जॉब, परमानेंट जॉब मिल गई है और रोटी कपड़ा मकान मिल गया है। लेकिन अब बोल रहा है दो और नीड बताओ, एक्सप्लेन टू अदर नीड्स फॉलोड बाय अबव नीड। सिर्फ फॉलोड होना चाहिए, कोई भी दो नहीं, स्टिल रिमेन टू बी सेटिस्फाइड। दो और कौन सी नीड, और वो फॉलो भी करनी चाहिए इन चीजों के, जस्ट कनेक्टेड होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि ऊपर के कुछ भी बता दो। तो नेक्स्ट टू कौन सी नीड्स होती हैं इसके बाद? सर बिलोंगिंगनेस एंड एक तो बिलोंगिंगनेस एस्टीम। एंड उसका, हाँ ठीक। तो ये दोनों नीड अभी, ये, और अगर तीन पूछ लेता तो ऊपर वाला भी बता देते। ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, याद रखना मत भूलना, ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, अभी ये डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग का मिक्स चैप्टर है तो इसको अभी नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट आगे चलते हैं थोड़ा सा। हाँ, ये देखते हैं। संदीप है, मार्केटिंग मैनेजर है, एक कंपनी डिजाइनर क्लोथ वाली। एक सुबह की बात है, इन द मॉर्निंग वाइल लिविंग होम ही हैड क्वेरल विथ अ पर्सन इन हिज नेबरहुड ऑन सम इश्यूज। ठीक है, पड़ोसी से लड़ाई हो गई। दैट पर्सन इज अ क्रिमिनल हु कुड अब्यूज हिज फैमिली मेंबर्स। अच्छा, वो उसको दिमाग में है कि भैया गलत पंगा ले लिया। ऑन दैट डे ही इज वेरी वरीड एंड एंग्री टू ऑन द बिहेवियर ऑफ हिज नेबर्स। ठीक है ना। और उसी दिन क्या हुआ, एक मीटिंग वॉज हेल्ड बाय द टीम ऑफ मार्केटिंग एंड डिजाइन एक्सपर्ट्स टू एंश्योर वॉट एवर इज प्रोड्यूस इज अकॉर्डिंग टू द मार्केट डिमांड and taste and fashion of the customer. But Sandeep could not pay attention to the discussion between them in the meeting. अब आपको बोल रहे हैं, आपको बताना है कि कौन सा टाइप ऑफ बैरियर टू कम्युनिकेशन है। बताओ भाई, साइकोलॉजिकल। कौन सा? ये तो फॉर श्योर है कि भाई उसका स्टेट ऑफ माइंड अभी सही नहीं चल रहा है, तो ये साइकोलॉजिकल है बेचारे का। और साइकोलॉजिकल में भी कौन सा है? क्योंकि देखो क्वेश्चन में टाइप पूछा है तो आपको कैटेगरी बतानी होती है। लैक ऑफ अटेंशन। एग्जैक्टली exactly, अगर आप साइकोलॉजी के अंदर में बोलोगे, एक तो लैक ऑफ अटेंशन हो गया यहाँ पर। ठीक, पुअर रिटेंशन वाला पॉइंट है, लेकिन लैक ऑफ अटेंशन है यहाँ। ठीक है, तो ये चीज आपका सिंपल सा यहाँ पर हो गया साइकोलॉजिकल। यहाँ पर बस आपसे ये पूछा जा रहा है कि भैया टाइप ऑफ बैरियर बता दो। तो अगर आपको एग्जैक्ट पता है तो आप पूरा बता देना, वरना टाइप बस पूछे तो ये साइकोलॉजिकल से काम चल जाता है। नेक्स्ट है, दो और बैरियर्स इसी टाइप के, साइकोलॉजिकल टाइप के दो और बैरियर का नाम बता दो मुझे। हाँ जी, साइकोलॉजिकल के अंदर और भी बहुत सारे बैरियर होते हैं ना, दो और बता दो। डिस्ट्रस्ट एंड प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन। ठीक, तो कोई भी दो इसमें बता सकते हो। तो यही चीज ये देखो यहाँ पर बता रहा है, साइकोलॉजिकल बैरियर है, बेचारा दिमाग अभी सही नहीं चल रहा है, अटेंशन दे नहीं पा रहा है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। और यहाँ पर वो दो कहाँ चले गए, और एक्स्ट्रा कहीं बताया नहीं है क्या? हाँ, ये है, प्री मेच्योर इवेल्युएशन के बारे में बता दिया, और आपने एक डिस्ट्रेस बता दिया, कोई भी उसमें तो बता सकते हो, उसमें ज्यादा। अच्छा, अब ये देखो मोटिवेशन के ऊपर बात आ गई। ये बोल रहा है राज लक्ष्मी इज वर्किंग एज अ एचआर कंसल्टेंट इन अ फर्म मैन्युफैक्चरिंग कॉस्मेटिक which is facing problem of high turnover. CED of the company has invited suggestion from her for retaining talented and reducing turnover. Raj Lakshmi recommends good employee be rewarded in a way it creates a feeling of ownership. ओनरशिप का तरीका ये लगा रहे हैं ताकि लोग छोड़ कर ना जाए। बताओ तो कौन सा टाइप ऑफ इंसेंटिव है और कौन सा इंसेंटिव है? सर
फाइनेंशियल इंसेंटिव, ES। हाँ, वेरी गुड, ESOP है, या को पार्टनरशिप, पार्टनरशिप जो भी कर, ठीक है। अब उसके अंदर के दो और बता देना यार, दो और के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है, देखो, भुवन है, मार्केटिंग मैनेजर है। अरे यार ये नहीं, ये वही वाला है, सेम। नाउ, हाँ ये वाला क्वेश्चन देखो क्या है। प्रमोद है, सुपरवाइजर है अन्नपूर्णा आटा फैक्ट्री का। फैक्ट्री was producing 200 quintals of atta every day. His job was to make sure that work goes on smoothly. There was no interruption in production. He was a good leader who would give order only after consulting his subordinate and work out the policies with acceptance of the group। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि वो ऑर्डर तो देता है, लेकिन ऑर्डर देने से पहले कंसल्ट करता है अपने सबॉर्डिनेट्स को, ठीक है, और फिर उस पर काम करता है उन पॉलिसीज पर, और फिर वो ग्रुप को एक्सेप्ट करवाता है उन चीजों को। ठीक है, बताओ कौन सा लीडरशिप का स्टाइल है ये? डेमोक्रेटिक। नो डाउट भाई, पूछताछ करना मतलब सबसे राय सदक लेना इज डेमोक्रेटिक स्टाइल। ठीक है, ओके, तो हमने ऑलमोस्ट सारे मेजर मेजर पॉइंट्स यहाँ पर कवर कर लिए। ठीक, हर एक तरीके के क्वेश्चंस को हमने उठा लिया ऑलरेडी। एक है ये, हाँ ये वाला क्वेश्चन देख लो। प्रतीक है, working in MNC in Noida. He was running a temperature for the last many days. ठीक है, when his blood was tested, he was found positive with malaria. He was admitted in the hospital and a blood transfusion was advised by the doctor, and his condition was very serious. One of his colleagues sent the text to his superior, Chatterjee. Mr. Chatterjee immediately sent a text to the employee of the organization requesting them to donate blood for Pratik. When general manager came to know about it, he ordered for fumigation in the company premises and cleaning in the surrounding। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, फ्रॉम अबव कोड द लाइन एंड इंडिकेट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, और दो दो फीचर बताने। फीचर आपको याद रहेगा बाय डिफॉल्ट, क्योंकि आपको टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और अभी हमने जो पढ़ लिया वो याद है, और वैल्यू को छोड़ दो। अब मुझे आप बताओ कौन से टाइप ऑफ कम्युनिकेशन हुए हैं और क्यों, कौन सी लाइन बता रही है? इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों हुए हैं। इनफॉर्मल की उसने वो टेक्स्ट किया, और फॉर्मल की जनरल मैनेजर जब उसको पता चला हम्म, तो वो कंपनी प्रेमाइसेस से और एलिमेंट्स ऑफ सराउंडिंग, जो आखिरी की पूरी लाइन है उसको डिस्क्राइब करा है एक तरीके से फॉर्मल एग्जैक्टली। कम्युनिकेशन तो को। ये जो ऊपर दो बात हुई, एक जो कलीग ने बताया चटर्जी जी को, और चटर्जी जी ने सारे लोगों को बोला। ठीक है, ये एक जगह पर क्या हो गया, ये तो हो गई काम से जुड़े नहीं है, तो ये इनफॉर्मल बातें हो गई। वेयर एस जनरल मैनेजर ने लोगों की सेफ्टी के लिए ये जो ऑर्डर पास किया, ये हो गया फॉर्मल तरीका। तो लाइन कोट करके आप कर लेना। ठीक है, फीचर आप वही लिख दोगे। क्या क्या फीचर अभी हमने पढ़ा है कि फॉर्मल के अंदर स्केलर चेन यानी प्रॉपर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, इनफॉर्मल के अंदर ग्रेप वाइन नेटवर्क होता है। ठीक, तो एक दो ऐसे ही करके आप और बहुत सारे लिख देना। एक वर्क रिलेटेड बातें होती हैं, एक सेटिस्फैक्शन ओरिएंटेड बातें होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। और नेक्स्ट है ये लास्ट, बहुत ध्यान सुनना, इसका लास्ट ये करते हैं। और ये वाला आइडेंटिफाई बहुत अच्छे से करना, पहले ही मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग आपको खोजने, यहां पर बहुत सारे एलिमेंट हैं। लाइन जैसे ही मैं पढ़ूंगा आप उस एलिमेंट का नाम बता देना। ठीक है, और उसके बाद हम बाद में हाईलाइट करेंगे डायरेक्टिंग का इंपॉर्टेंस के बारे में। मुझे बस एलिमेंट आप आइडेंटिफाई करके बताना, यानी आंसर वही चार हो सकते हैं: सुपरविजन, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, लीडरशिप। अब रोशन क्या है? रोशन है चीफ, ठीक है, एक रेस्टोरेंट का जो कि बेंगलुरु में लोकेटेड है। प्लेस इज नोन फॉर इज एक्सक्विसिट मुगलई cuisine एंड स्पेशली मटन बिरयानी एंड कबाब। ठीक, all food is prepared under his purview. Various activities in the kitchen are initiated in accordance to his instruction.
He is very clear and specific in issuing instruction to his subordinate in order to ensure smooth working of the department. He personally oversees method followed by the chef for preparing each dish. He misses no opportunity to praise his subordinate for their good work. All the team members feel very happy and satisfied under his direction. He provides constant guidance to them in order to improve upon its taste and presentation. Also encourages them to innovate and be more creative in their work. कौन कौन सा एलिमेंट आपको दिखा ऊपर और क्यों? सर चारों चारों दिखे? लाइंस बताते चलो। वेरी क्लियर एंड स्पेसिफिक इन इशूइंग इंस्ट्रक्शंस, ये कम्युनिकेशन हो गया। वेरी गुड, इसको कम्युनिकेशन बोलते हैं। वेरी गुड, इंस्ट्रक्शन पास करना, ठीक है। ओवरसीज द मेथड फॉलोड बाय द शेफ्स फॉर द प्रिपरेशन, ये सुपरविजन है। ओके, ये सुपरविजन है। वेरी गुड। He misses no opportunity to praise his subordinates, ये मोटिवेशन हो गया। वेरी एंड गुड, वेरी गुड, ये मोटिवेशन वाली बात हो गई। constant guidance and encourages them to improve. वेरी गुड, गाइड करना, किसी इंसान को इम्प्रूव करना, इनकरेज करना, ये हो गया लीडरशिप, यानी ये उनके बिहेवियर को बदलने की कोशिश में है। तो ये चारों हैं, चारों का अपना अपना लाइन है, आप कोट करके आप समझा देना, ठीक है। तो ये सारा चीज हो गया हमारा। अब यहाँ पर हम डायरेक्टिंग चैप्टर को मेरे साइड से एंड कर देते हैं, ठीक है। क्या ये बताओ मुझे, क्या ये करा